ये आपका आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, तो इन्हें आप लोग जरूर पढ़ा करिएगा। चलिए, आप लोग गणतंत्र दिवस में और स्वतंत्रता दिवस में क्या अंतर है ये आप लोग नीचे लिखिएगा, ठीक है। वोट खरीदने वाली राजनीति। हमारे देश में आप देखते हैं कि जब भी कहीं चुनाव होते हैं, विधानसभा के हों चाहे लोकसभा के हों, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं आप लोग की वोट खरीदने के लिए बोली लगाई जाती है वोटर की। और अभी आप देखते हैं कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और आप देखेंगे कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। अगर आपको भी विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना हो, तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है। लोकसभा सदस्य और विधानसभा सदस्य का चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो आज जब हम सक्षम संपन्न भारत के निर्माण की आधारशिला रखने वाले संविधान के लागू होने की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, तब यह देखने को मिलना ठीक नहीं है कि हमारे राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए अनाप शनाप लोक लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं। और ऐसी घोषणाएं इसके बाद भी की जा रही हैं कि इनसे नए भारत का निर्माण करने वाला वास्तविक विकास नहीं हो रहा है। लोक लुभावन घोषणाएं पहले भी की जाती थी, लेकिन तब वे मुफ्त वस्तुएं या सुविधाएं देने तक सीमित रहती थी। अब तो मुफ्त सुविधाओं के साथ धन देने की भी योजनाएं पेश की जा रही हैं। ऐसी योजनाओं में प्रमुख है महिलाओं को प्रतिमाह एक निश्चित राशि देना। चूंकि कुछ राज्यों में इस तरह की योजनाओं ने चुनावी जीत में बड़ी भूमिका निभाई है, इसलिए दिल्ली में जहां भाजपा और कांग्रेस ने महिलाओं को 25-2500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है, वहीं आम आदमी पार्टी ने 2100 रुपये। दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां सरकार की आमदनी खर्च से अधिक है और इसी कारण सभी प्रमुख दलों में महिलाओं को प्रतिमाह धन देने की होड़ मची है। दिल्ली में कुछ और लोक लुभावन घोषणाएं की गई हैं, और जैसे भाजपा के वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली पेंशन 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपये करने, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये की आर्थिक मदद और 6 पोषण किट के साथ हर गरीब परिवार की महिला को 500 रुपये में एलपीजी गैस सिलेंडर और होली दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया गया। इसके अलावा उसने जरूरतमंद छात्रों को केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की भी बात कही है। और एक तरह से आप देखिए, घोषणाओं की होड़ लगी हुई है। वो कहता है इनकी 1500 देंगे, दूसरा कहता है हम 2500 देंगे, तीसरा कहता है 4000 देंगे। बिहार में देख रहे हैं इसी तरह की बातें वहां भी होने लगी, क्योंकि आने वाले समय में वहां भी चुनाव है। मुफ्त बिजली, पानी, इलाज, शिक्षा के साथ महिलाओं को निःशुल्क बस यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा की योजना चला रही आम आदमी पार्टी अब बुजुर्गों के इलाज का पूरा खर्च देने, मौलवियों के साथ पुजारियों, ग्रंथियों को भी हर महीने 18,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान करने, छात्रों को बसों में मुफ्त और दिल्ली मेट्रो में छात्रों को 50% छूट देने का वादा किया है। कांग्रेस ने भी 200 यूनिट फ्री बिजली की योजना को बढ़ाकर 300 यूनिट करने के साथ महिलाओं के लिए प्यारी दीदी योजना, युवाओं के लिए युवा उड़ान योजना, महंगाई मुक्त योजना लाने के साथ कई मुफ्त सुविधाएं देने का वादा किया है। और इन तीनों दलों के घोषणा पत्रों में लोक लुभावन घोषणाओं की भरमार है। एक तरह से तीनों में कंपटीशन हो रहा है। ऐसा ही है कि देश में एक तबका ऐसा है जिसे अपने जीवन यापन के लिए सरकारी मदद की जरूरत पड़ती है। इसी कारण आज़ादी के बाद से ही विभिन्न मदों में सब्सिडी दी जा रही है। कुछ मदों में सब्सिडी देना जरूरत भी है, और जैसे किसानों को सस्ते दाम में बीज, खाद आदि मिलना चाहिए, क्योंकि विकसित देश भी ऐसा कर रहे हैं। किसानों को सब्सिडी देना इसलिए भी जरूरी है ताकि खाद्यान्न महंगा ना होने पाए। भारत की तरह विश्व के तमाम देश शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक परिवहन की क्षेत्र में सब्सिडी देते हैं। एक कल्याणकारी राज्य को ऐसा भी करना भी चाहिए। अशिक्षित और स्वस्थ समाज देश की आर्थिक उन्नति में भागीदार बनता है। चूंकि भारत में बड़ी संख्या में गरीब हैं, इसलिए उन्हें रियायती दामों पर अन्न उपलब्ध कराया जाना चाहिए। लेकिन बात तब बिगड़ती लगती है जब सिर्फ चुनाव जीतने के इरादे से लोगों को लोक लुभावनी योजनाओं से प्रलोभित किया जाए और इसी क्रम में बैंक कर्ज माफ करने जैसे
कदम उठाए जाएं। ऐसे कदम मुफ्तखोरी बढ़ाते हैं और लोगों को आत्मनिर्भर बनने से रोकते हैं। कई अध्ययन यह बताते हैं कि कृषि कर्ज माफी से ना तो किसानों का भला होता है और न ही कृषि का, लेकिन राजनीतिक दल कृषि कर्ज माफ करने की घोषणा करते ही रहते हैं। मुफ्तखोरी वाली योजनाओं का खर्च कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डालता है, क्योंकि सरकार को अपनी इन योजनाओं को पूरा करने के लिए अन्य वस्तुओं या फिर सुविधाओं को महंगा करना पड़ता है। मुफ्त वाली योजनाओं की कीमत लोगों को ही चुकानी पड़ती है। अब नेता अपने घर से, राजनीतिक पार्टियां अपने घर से थोड़ी देती हैं पैसा। आप देखते हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, उसका असर देखने को मिल रहा है। अब किसानों को अगर देखिए उनका ऋण माफ ना करें, आप उनकी फसल को अच्छे से बीज उपलब्ध करवाने लगे, पानी की व्यवस्था हो जाए, उनके अच्छे से दाम मिल लग जाए फसलों के, तो उन्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपकी माफ की, किसी ऋण माफ की। एक समय प्रधानमंत्री मोदी ने रेवड़ी संस्कृति को लेकर देश को आगाह किया था, लेकिन उनका राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं पड़ा और अब यह देखने को मिल रहा है कि खुद भाजपा भी ऐसी घोषणाएं करने को बाध्य है। और कहते हैं ना कि राजनीतिक पार्टियां एक पे 11 सब बराबर हैं। यह भी साफ देखने को मिल रहा है कि मुफ्त या रियायती सुविधाएं बढ़ाने जाने से बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। क्या यह कहा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों, अस्पतालों अथवा सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था लोगों की अपेक्षाओं पर खरी उतर पा रही है? या ठीक है कि आमतौर पर पुरुषों पर निर्भर रहने वाली महिलाओं के पास धन जाने से उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, लेकिन क्या यह उचित नहीं होगा कि उन्हें स्वावलंबी बनाने वाली योजनाएं लाई जाएं? जो ऐसी योजनाएं पहले से चल रही हैं उन्हें और प्रभावी बनाया जाए। ऐसा करने से समाज के साथ देश की भी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। राजनीतिक दल इससे अनजान नहीं हो सकते हैं कि जो राज्य सीधे धन या मुफ्त सुविधाएं देने की योजना लाते हैं उनमें से कई को उन्हें पूरा करना कठिन होता है। क्या होता है? कठिन होता है। कुछ तो उन्हें आधी अधूरी ढंग से लागू करने या फिर उनमें विलंब करने के लिए विवश हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वे आर्थिक संकट से भी घिर जाते हैं। दिल्ली आर्थिक रूप से सक्षम राज्य अवश्य है, लेकिन क्या यह किसी से छिपा है कि इसके बाद भी राजधानी कई बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है? कई इलाकों में लोगों को साफ पानी, पीने का पानी भी नहीं मिल पा रहा है। आखिर अपेक्षा के संपन्न दिल्ली के लोगों को मुफ्त सुविधाएं देने की जरूरत क्या पड़ रही है? बेहतर होगा कि राजनीतिक अपनी लोक लुभावन घोषणाओं पर फिर से विचार करें, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि देश के नेता बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने के बजाय एक तरह से वोट खरीदने का काम करेंगे। और इस तरह का जो घोषणाएं कर रहे हैं उससे वोट मिल भी रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि वो खरीदे जा रहे हैं वोट। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। लोकतांत्रिक मूल्यों से संवरेगा एक गणतंत्र, ये आप देखेंगे। उथल पुथल भरे परिवेश में आज भारत जिस तरह विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा है और वह विश्व के लिए आश्चर्य और देशवासियों के लिए गौरव का विषय है। भारत वर्षों से मानव सभ्यता के अविरल प्रवाह का साक्षी रहा है। विपरीत परिस्थितियों में भी अनेक शास्त्रों और विद्याओं की रचना हुई है और इनकी उपस्थिति भारतीय मानस की तीक्ष्ण, सुदीर्घ और समृद्ध सत्ता प्रमाण देती है। भारत का वर्णन अक्सर इसकी प्राकृतिक सुंदरता और इसके जीवंत भौगोलिक रूप के संदर्भ में किया जाता रहा है। वेद विभिन्न भाषाओं बोलने वाले लोगों के विभिन्न रूप में यहाँ के निवासियों का स्मरण करते हैं, तो कालिदास हिमालय और समुद्र से जोड़कर भारत का आकार रचते हैं। यही भारत आज 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 अगस्त क्या 15 अगस्त 1947 को देश ब्रिटिश राज से आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, और ताकि भारतीय जन भारत के लिए भारत के मन से सरकार चलाए। और आप लोग बताइए 26 नवंबर को क्या हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, नीचे लिखिएगा। भारत में अंग्रेजों का आगमन व्यापार की आड़ में धोखे से शुरू हुआ था। वो तो कहते थे ना कि भैया हम तो व्यापार करने आए हुए थे, फिर यहाँ की जो परिस्थिति बनी उन्होंने हमें शासन करने पर मजबूर कर दिया। फिर उन्होंने छल कपट से शासन की बागडोर संभाल ली और धर्म, शिक्षा, पर्यावरण, स्वास्थ्य और विकास ही नहीं, हमारे आत्मबोध को भी नकारात्मक ढंग से प्रभावित किया। इसका असर यह हुआ कि हम अपनी संस्कृति के बारे में लज्जा, पिछड़ेपन या हीनता का एहसास करने लगे। परंपरागत रूप से भारत सारे विश्व को एक नीड़ की तरह देखता है। सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता के बावजूद देशवासियों में भारतीयता का भाव विभिन्न समुदायों के एक अनूठे समाहार के रूप में रहा है, जो हर किसी को अपनी खास पहचान बनाए रखने का भी अवसर देता है और जिसमें मनुष्य और प्रकृति सभी शामिल है। और भारत, आप देखते हैं, भारत के स्वदेशी सोच में जीवन में विश्वास, सामुदायिक जीवन, ज्ञान विस्तार और आर्थिक क्रियाकलाप सभी प्रकृति के इर्द गिर्द स्थापित रहे हैं। और जीवन रस को आप देखते हैं कि जीवन रस को पुष्ट करने वाला प्रकृति केंद्रित विकास हमारे स्वभाव में था। प्रकृति के साथ रहना, ना कि उस पर हावी होना, भारतीय मनीषा की देन थी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग हमारे देश में, तो आप देखिए नदियों को पूजा जाता है, आप देखिए तालाबों को पूजा जाता है, धरती माता को पूजा जाता है। प्रकृति प्रेमी थे हम, पशु पक्षियों को पूजते, हम तो सांप को पूजते हैं। आपने देखा होगा हम लोग पेड़ों को पूजते हैं।
तो आप देखेंगे कि उपनिवेशीकरण में न केवल हमारी संपदा का दोहन हुआ बल्कि स्वदेशी समाज विचार और व्यवस्था का हाशियाकरण भी हुआ। लोग अपनी ही संस्कृति और स्वदेशी पहचान से घृणा करने लगे या प्रवृत्ति सृजनात्मकता और मौलिकता की जगह आत्म विस्मृति और फिर असंगत नए को अपनाने पर जोर देती रही। स्वतंत्र भारत में भी भारतीय विचारकों के योगदान को प्रायः नजरअंदाज किया गया और गांधी, टैगोर और श्री अरविंद जैसे महापुरुषों के दृष्टिकोण को लगभग नकार दिया गया। पश्चिमी दुनिया के अनुकूल एक नए भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य बन गया। अंग्रेजों की लीक पर चलना जारी रहा और विदेशी मानकों और प्रथाओं को आंख मूंद कर अपनाने की को प्रमुखता मिली। पश्चिम जैसा दिखना और होना आधुनिक होने का पर्याय बन गया। आदमी की यह पराधीनता अज्ञानता के कारण हुई या फिर जानबूझकर इतिहास परंपरा से मुंह मोड़ने के कारण, यह आज भी ज्वलंत प्रश्न है। और आप लोग देखते होंगे कि आजकल आधुनिकता की परिभाषा और बदल रही है। लोग कह रहे हैं हम 21वीं सदी में जीते हैं। अगर आप देखिए, गुटखा नहीं खाते हैं, तंबाकू नहीं खाते हैं, आप सिगरेट नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, तो आप पुराने जमाने के हैं। आप रात भर पार्टियां नहीं करते हैं तो आप पुराने जमाने के। कई लोग मुझसे कह देते हैं यहां तक। तो आप सोचिए, उनकी परिभाषा उन्होंने सब कुछ बदल दी। आप देखिए, संस्कार होना जरूरी नहीं है आज के समय में। आज के समय में इंसान मानवता होना जरूरी नहीं है उनकी नजरों में। अपनी नजरों में तो अलग बात है। देखिए भाई, पिछले 7 दशकों में भारतीय गणतंत्र से ने कई पड़ाव पार किए हैं और कई परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुआ है। वैश्विक परिदृश्य को देखें तो यह बड़ी उपलब्धि कही जाएगी कि आम चुनाव समय पर हुए तथा एक बार आपातकाल लगने के अलावा लोकतंत्र की व्यवस्थाएं अक्षुण्ण रही हैं। देश में राजनीतिक चेतना का भी विस्तार हुआ और जिसके परिणाम स्वरूप समाज के अनेक वर्गों का प्रतिनिधित्व होने लगा। किंतु स्वार्थ तथा क्षेत्रवाद के कारण जैसे तैसे सत्ता में बने रहने की जुगद ढूंढना भी प्रमुख कार्य हो गया है। वैचारिक प्रतिबद्धता के अभाव में राजनीतिक आचरण में अप्रत्याशित गिरावट दर्ज हो रही है। विगत वर्षों में जहां गरीबों की स्थिति सुधरी है, उद्योगों को बढ़ावा मिला, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कृषि में सुधार आदि की दिशा में कई जरूरी कदम उठाए गए, वहीं शिक्षा, रोजगार, न्याय व्यवस्था और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निजीकरण की मार से संकट गहरा रहा और बढ़ती जनसंख्या के कारण के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण और संसाधन उपलब्ध कराना के दिनों दिन मुश्किल हो रहा है। हम भारत के लोग एक जीवंत सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। देश प्रगति पथ पर है पर इस लय को बरकरार रखने के लिए श्रम को आदर देने वाली एक आदर्श और समयानुकूल संस्कृति विकसित करनी होगी। गणतंत्र के उत्तम स्वास्थ्य के लिए लोकतांत्रिक जीवन मूल्यों को सुदृढ़ करना होगा। स्वाधीनता संग्राम में बलिदान देने वाले नायक देश के कोने कोने से आए थे। वे हर पंथ और जाति के थे और देश के प्रति उनका लगाव उन्हें बांधे हुए था। उनके सपनों का भारत एक समग्र रचना है। यह जरूरी है कि हम उनका भरोसा न तोड़ें। इसके लिए औपनिवेशिक काल में बनी छवि से आगे बढ़कर हमें अपने सामूहिक स्वरूप को पहचानने की जरूरत है। स्वायत्त राष्ट्र की चेतना वाला भारत ही सर्वश्रेष्ठ भारत होगा। गांधी जी ने चेतावनी दी थी कि भारत को पश्चिमी दुनिया की नकल नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने पर भारत का आत्मा खो जाती है और जिसकी क्षति से वह बच नहीं पाएगा। इसी के साथ उनका यह भी कहना था कि जड़ों से जुड़े रहने का मतलब कैद होना नहीं है। आज का दिन उन्हीं जड़ों को खोजने और उनसे जुड़ने का सुअवसर लेकर आया है। लेखक शिक्षाविद हैं, इनका नाम है गिरीश और मिश्र। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आजकल आप देखिए, जितने भी आप लोग नए शब्द सुनते हैं ना, वो कई बार आपने सोचा होगा पश्चिमी जो संस्कृति है उसे अपना रहे भारतीय, और वो लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ अपनी ज़मीनों से जुड़े रहिए। हमें जो मिला है बहुत मिला है, वही हमारा असली संस्कृति है और सब कुछ है। ऊर्जा, राष्ट्रभक्ति। गणतंत्र दिवस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया का पर्व है और देश का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने का अवसर है। यह एक राष्ट्रीय महायज्ञ है जिसमें हर नागरिक को अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य के अनुसार आहुति देनी है। सत्कर्तव्य कि यह आहुति न केवल आत्मिक सुख प्रदान करेगी अपितु राष्ट्र को सर्वोच्च पद प्रतिष्ठापित भी करेगी। वह राष्ट्र जाग्याम यजुर्वेद के इस मंत्र के साथ यह पर्व जनमानस को जागृत कर राष्ट्रभक्ति के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्रभक्ति ईश्वर की नवधा भक्ति से कम नहीं होती है। अतः मन, वाणी एवं कर्म से हमारा समग्र चिंतन राष्ट्र को समर्पित होना चाहिए। राष्ट्रभक्ति उस जापानी नागरिक से सीखी जा सकती है जो रेल यात्रा के दौरान स्टेशन पर फल न देखकर भारतीय संत स्वामी रामतीर्थ के मुख से शायद इस देश में फल नहीं होते, और यह सुनकर अगले ही पल फलों की टोकरी के साथ उनके समक्ष उपस्थित हो जाता। जब मूल पूछा तो विनत भाव से बोला, श्रीमान
फल स्वीकार कीजिए, यदि मूल्य देना हो तो अपने देश में जाकर किसी से मत कहना कि जापान में फल नहीं होते हैं। जिस देश के नागरिकों में ऐसी राष्ट्रपति हो वहां के गणतंत्र को कोई खतरा नहीं हो सकता है। गणतंत्र की सफलता एवं देश के स्वाभिमान की रक्षा नागरिकों की उच्च चिंतन दृष्टि से होती है। गणतंत्र दिवस संविधान की अभ्यर्चना का पर्व है और योगक्षेम की प्राप्ति का साधन है। जब विधान के बिना जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता तो राष्ट्र का कैसे हो सकता है। सामाजिक स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय का सशक्त आधार होने से किसी गणतंत्र की रीढ़ मजबूत होती है। इसके बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी तथा देश का विकास पंगु हो जाता है। गणतंत्र की चिरंजीवी बनने वाला राष्ट्रीय एकता का एकमात्र साधन यही है। गणतंत्र दिवस, प्रगति की अनुभूति, इससे अच्छी अनुभूति और कोई नहीं हो सकती कि आज जब हम संविधान लागू होने अर्थात अपनी तरह से अपना विकास करने की संकल्प की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और तब भारत अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर आया है। जैसा कि राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम से अपने संदेश में रेखांकित किया, यदि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में अपनी छाप छोड़ने में सफल रहा है और विकसित राष्ट्र के अपने सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है तो इसका श्रेय संविधान को जाता है और जिससे हमारे शासकों को राह दिखाने का काम किया है। इसके बाद भी यह देखना दयनीय है जब मंथन इस पर होना चाहिए कि देश संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप तेजी से आगे कैसे बढ़े, तब कुछ राजनीतिक दल संविधान के ही खतरे में होने का हौवा खड़ा करने में लगे हुए हैं। यह संविधान के सामर्थ्य को कमतर करके आंकने के साथ ही जनता को गुमराह करने की कोशिश है। यह भी चिंताजनक कि जब हमारी नीति नेताओं को यह स्मरण रखना चाहिए कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, तब वे शासन संचालन में जन आकांक्षाओं को अपेक्षित महत्व नहीं दिखते हैं। ऐसी प्रवृत्ति का परिचायक है चुनाव जीतने के इरादे से ही की जाने वाली वे लोक लुभावन घोषणाएं जो मुफ्तखोरी की संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही बुनियादी बदलाव लाने में बाधक भी बन रही है। निसंदेह बीते 75 वर्षों में देश ने गर्व करने लायक प्रगति की है, लेकिन उसकी गति वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए। गणतंत्र दिवस पर संकल्प लिया ही जाना चाहिए कि देश की प्रगति में बाधक बन रहे कारणों का यथाशीघ्र निवारण कैसे किया जाए। इससे ही प्रगति की गति बढ़ेगी और जो सपने देखे जा रहे हैं उन्हें पूरा करने में आसानी होगी। विकसित भारत के लक्ष्य को पाने के लिए यह आवश्यक है कि गवर्नेंस अर्थात शासन संचालन के तौर तरीकों को बेहतर किया जाए। शासक प्रशासक अपने दायित्वों का निर्वाह इस तरह करे कि लोगों का जीवन स्तर सुधरे और इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आम जनता अपने अधिकारों के साथ ही अपने कर्तव्यों का भी पालन करे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को संभालने में जितनी भूमिकाएं शासकों की होती हैं उतनी ही उनके नागरिकों की भी। क्या हमें इससे परिचित हैं कि हमारा संविधान हम भारत के लोगों को भाईचारे की भावना को बल देने, पर्यावरण एवं सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने, वैज्ञानिक सोच का विकास करने, हिंसा त्यागने और जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने के कर्तव्य भी सौंपता है। इन कर्तव्यों को रेखांकित करने के लिए ही संविधान दिवस मनाया जाता है, लेकिन अभी उसके अपेक्षित नतीजे नहीं मिल सके। बच्चों के अधिकार, उत्तर प्रदेश की जिलों में ऐसे अनेक बच्चे बिना किसी अपराध के सजा भुगतने को अभिशप्त हैं, जिनकी मां या माता पिता दोनों सजा काट रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन बच्चों के मौलिक अधिकारों का उचित प्रश्न उठाते हुए उनके देखभाल की नीति बनाने का आग्रह किया है। नियम है कि 5 वर्ष से छोटी आयु के बच्चे जेल में अपनी मां के साथ रह सकते हैं और यदि कोई मां जेल में है और उसका छोटा बच्चा है तो उसकी देखभाल का भी संकट होता है। ऐसे में बिना किसी अपराध के बच्चे को सजा मिलती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 से बच्चे की शिक्षा का अधिकार एवं अन्य सुरक्षात्मक कानूनों का लाभ बच्चों को नहीं मिल पाता है। हाईकोर्ट ने एक जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ऐसे बच्चों की चिंता को सह दिया है। कोर्ट का यह कहना उचित है कि जेल का माहौल स्वाभाविक रूप से प्रतिबंधात्मक बच्चों की विकासात्मक जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इस बात पर जोर दिया कि जेलों में रहने वाले बच्चे शिक्षा और विकास के अनुकूल माहौल से वंचित हैं। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ सरकार को निर्देश दिया कि ऐसे बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश से लखनऊ, इसकी राजधानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था, किस संविधान संशोधन के द्वारा, बताइए। जो सवाल पूछे जाते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रहते हैं, भैया बताया करिए नीचे। भौगोलिक विभाजन की ओर बढ़ता अफ्रीका, भविष्य में पृथ्वी पर एक नया महाद्वीप बन सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि अफ्रीकी महाद्वीप भौगोलिक विभाजन की ओर बढ़ रहा है। उनका मानना है कि अफ्रीका के 2 हिस्सों में बंटने की रफ्तार पिछले अनुमानों से कहीं अधिक तेज है। 2005 में इथियोपिया
कि रेगिस्तान में 56 किलोमीटर लंबी दरार उभरी थी। तब से यह दरार प्रति वर्ष आधा इंच की दर से चौड़ी होती जा रही है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर केन मैकडोनाल्ड का कहना है कि संभवतः 10 से 50 लाख वर्षों के भीतर इस महाद्वीप के 2 टुकड़े हो जाएंगे। विभाजन के बाद पृथ्वी पर एक नए महाद्वीप के साथ एक नया महासागर भी प्रकट हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हिंद महासागर का पानी अंदर आ जाए और पूर्वी अफ्रीकी रिज वैली में एक बड़ी बाढ़ आ जाए। यदि पानी इस क्षेत्र में बहता रहा तो नया महासागर अटलांटिक महासागर जितना गहरा हो सकता है। यह दरार सोमालिया, केन्या, तंजानिया और इथोपिया के आधे हिस्से तक फैली हुई है। विभाजन के बाद ये देश न्यूबियन महाद्वीप के हिस्से बन जाएंगे। यह अलगाव पूर्वी अफ्रीका रिज सिस्टम से उत्पन्न हुआ जो 3220 किलोमीटर की दरार है। यह दरार कम से कम 2.2 करोड़ साल पहले बनी थी और 2018 में केन्या में भी एक खाई दिखाई दी और इस क्षेत्र में महाद्वीप की बड़ी झीलें स्थित हैं। यह क्षेत्र सोमाली और न्यूबियन प्लेटों का स्थान भी है। यह टेक्टोनिक प्लेटों सक्रिय रूप से एक दूसरे से दूर जा रही हैं। पृथ्वी का स्थलमंडल जो पपड़ी से और आप देखते हैं कि और मेंटल के ऊपरी हिस्से से बना है, कई टेक्टोनिक प्लेटों में विभाजित है, लेकिन इन हलचलों के पीछे का तंत्र अभी तक उजागर नहीं हुआ है। शोधकर्ताओं का अनुमान है कि यह तंत्र वास्तविक में आंशिक रूप से पिघली हुई चट्टानों की धीमी गोलाकार हलचल है। पृथ्वी के भीतर कोर से उत्पन्न गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा है। जो भी हो, पूर्वी अफ्रीकी रिज सिस्टम में प्लेटों की हलचल हो रही है और आप देखेंगे हाल के वर्षों में विज्ञानी यह पता लगाने में सफल रहे हैं कि इस रिज सिस्टम की शाखाएं वास्तव में कहाँ जाती हैं। सिस्टम के उत्तरी भाग को काफ़ी हद तक अच्छी तरह से समझा गया था, जो जिबूती से होकर केन्या में जाता है, लेकिन वहाँ से दक्षिण की ओर जाने वाले हिस्से के बारे में लोगों को वास्तव में बहुत कम जानकारी थी। अफ्रीका की बड़ी झीलें टेक्टोनिक प्लेटों की सीमा पर स्थित हैं। ये पृथ्वी की सबसे बड़ी झीलों में गिनी जाती हैं। ये झीलें इसलिए बनी क्योंकि पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा महाद्वीपों के बाकी हिस्सों से अलग हो रहा। सोमाली प्लेट आगे बढ़ रही है और जिससे यहाँ एक विशाल दरार घाटी बन रही है। देख रहे हो, देख लीजिए, ये हमारा एशिया, ये अफ्रीका महाद्वीप देखने को मिलता है आपको, इसी की बात हो रही है। ये टिप्पणियाँ रहती हैं, इन्हें पढ़ना हुआ तो करे से पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहाँ डाल दी जाती है, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। धर्म ध्वजा के वैश्विक वाहक राजनेता। तो अमेरिका में इसी सप्ताह नए राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह को देखने से यह भी पता चलता है कि अमेरिका में राजनीति में धर्म का कितना उपयोग किया जाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ दिलवाने से पहले वहां ईश्वर की प्रार्थना की गई। वहीं भारत में यदि प्रधानमंत्री किसी मंदिर में चले जाते तो कहा जाता है कि हिंदू मतदाताओं को लुभाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, जबकि अमेरिका में तो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चर्चों में जाते हैं, प्रमुख धर्म गुरुओं का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास भी करते हैं। ये अनंत विजय के द्वारा लिखा गया है। चलिए, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं। देखिए, आज है क्या, संडे, तो आज आप देखते हैं ये किताबें हैं, ये भी देख सकते हैं। तो आज आप देखते हैं काम के आर्टिकल कम ही रहते हैं, बाकी इनके पढ़ना। देखिए, किसी लेखक के बारे में आप लोगों को आर्टिकल के बारे में समझना है ना, तो उस लेखक के बारे में याद रखा करिएगा, उसका झुकाव किसकी तरफ देखने को मिल रहा है। कहते हैं कि अनंत विजय जो भी हैं, पत्रकार हों, जो भी हों, राजनीतिक विश्लेषक हों, इनका झुकाव बीजेपी की तरफ देखने को मिलता है। और जो आप देखते हैं कि कह देते हैं, और भी आप देखते हैं कि किसी का कांग्रेस की तरफ, किसी का आम आदमी पार्टी की तरफ, किसी का किसी की तरफ चलता रहता है, वो तो ठीक है, तो वो तो आपको समझ में भी आ जाता होगा। लेकिन आप लोग बड़े न्यूट्रल रहा करिएगा, आपको ना तो किसी का पक्ष लेना, किसी का कुछ, जिसकी जो उपलब्धियां हैं, कमियां हैं, आपको तो बड़ी ईमानदारी से देखना है, ठीक है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो आरक्षण के पक्षकार रहते हैं, वो आपने देखा होगा कि जो पूरी कमियां नहीं कुछ बताते हैं, वो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत सब कुछ अच्छा है। और जो बुराई करते हैं, जो विरोध वाले रहते हैं, वो कहते हैं आरक्षण बिल्कुल खराब है भाई। अभी देखिए, बजट आ रहा है, बजट आने वाला है ना, हमारे संविधान में बजट शब्द का उल्लेख तो नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई संविधान के अनुच्छेद 112 में। अब उसमें आप देखिए, कुछ लोग ऐसे होंगे सत्ता पक्ष वाले जो आंख बंद करके कहेंगे भैया बजट में कोई कमी नहीं, सब अच्छा ही अच्छा है। विपक्ष वाले कहेंगे कि कोई अच्छा ही नहीं है, उसमें सब अच्छा अच्छा है। अब नॉर्मल सी बजट है तो उसका विश्लेषण होगा, उसके पॉजिटिव पॉइंट देखे जाएंगे, नेगेटिव पॉइंट देखे जाएंगे, कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हमारा देश में ये चलता है। चलिए, तो आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग दिया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। अब आप लोग पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, अपना 100% दीजिए। धन्यवाद।